यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़, यानी कि राशियों की तुलना कैसे की जाती है और किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये आपका बोल सकते हैं क्लास 7th का एक चैप्टर है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे कि आपने अपने सिलेबस में एक टॉपिक देखा होगा जिसमें आपसे पूछा जाता है कि अनुपात वाली जो चीज़ें होती है, जैसे कि आप किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, है ना, रुपए को पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस तरीके से जो राशियों का परिवर्तन होता है वो सारे ही क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से बनते हैं, इसी यूनिट से बनते हैं। तो यही सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले प्रश्न की यदि यहाँ पर आपसे बात की जाए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जिसमें बिल्कुल बेसिक बताया गया है कि 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात क्या होगा। तो हम लोगों को यदि ये चीज़ पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर हो जाएंगे? 3000 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग 3 किलोमीटर को यहाँ पर 3000 मीटर लिख सकते हैं। इसका आपको अनुपात निकालना है किसके साथ? 300 मीटर के साथ। आप 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे, यानी कि बच जाएगा आपका 30/3, जो कि एक बार कट हो जाएगा 10 से। तो ये जो अनुपात बन जाएगा ये किसका अनुपात बन जाएगा? 10:1 का अनुपात बन जाएगा। राइट, तो इसी तरीके से किलोमीटर, मीटर, मीटर, सेंटीमीटर, समय, घंटे, दिन, ये सारे कन्वर्जन जो है जो आपके सिलेबस में दिए हुए मैथ्स में, वही सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं ताकि एक अच्छे से प्रैक्टिस बन जाए। सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको 5 रुपए का अनुपात ज्ञात करना है किसके साथ? 50 पैसे के साथ। तो आप क्या करिए, रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लें या फिर पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लें। हम लोगों को पता है कि 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपए के अंदर कितने पैसे हो जाएंगे? 500 पैसे हो जाएंगे। इसको आप यदि 50 से डिवाइड करेंगे तो अनुपात कितना बन जाएगा? 10:1 का अनुपात बन जाएगा। राइट, ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस आपको अनुपात ही निकालना था। दूसरा बात कर रहे हैं, आपको 15 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है। 15 किलोग्राम का अनुपात निकालना है 210 ग्राम से। आप सभी को पता है 1 किलोग्राम के अंदर कितने हज़ार ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 15 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम हो जाएंगे? 15,000 ग्राम यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, और 210 ग्राम को आप ऐसे ही रख सकते हैं। आप चाहे तो ग्राम को भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा? 210 में 1000 का भाग लगा देंगे। तो ये 1000 का जब भाग लगाएगा तो उलट गुणित होकर ये ऊपर की साइड चला जाएगा। तो बात बिल्कुल बराबर ही है। आप जैसा भी चाहें, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना या फिर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। इसको कट कर लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगी, ऊपर बचेगा 1500 और नीचे बचेगा 1। ये 3 से कट रहा है, तीनों 5 15 और तीनों 7 21। तो इसमें जो अनुपात हम लोगों का यहाँ पर बन जाएगा वो बन जाएगा 500/7 का। तो ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। राइट, इसी तरीके से ऑप्शन नंबर सी को देख रहे हैं। हम लोगों को 9 मीटर का अनुपात ज्ञात करना है 27 सेंटीमीटर से। हम लोगों को पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर हो जाएंगे और इसी का अनुपात हम लोग 27 से निकाल लेंगे। 9 से कट कर लेते हैं, 9 तिया 27, है ना। तो ये कितने का अनुपात बन गया? 100:3 का। इसी तरीके से 30 दिनों का 36 घंटों से। ठीक है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में हम सभी को पता है 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 30 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? 30 × 24 यानी कि 720 घंटे हो जाएंगे। इसका अनुपात हम लोगों को निकालना है 24 घंटे से एच यानी कि घंटा आर हम लोग इसको कंसीडर करें। 6 से ये कट हो सकता है। राइट, इसको 6 से कट कर लेते हैं। 6 5 30, 6 6 36, 6 चौक 24, यानी कि ये आपका अनुपात बन जाएगा 20:1 का अनुपात बन जाएगा। राइट, तो ये आपका आंसर हो गया 20:1। तो हमने चारों ही क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की। रुपए को हमने पैसे में कन्वर्ट किया, 100 पैसे में, किलोग्राम को 1000 ग्राम में कन्वर्ट किया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और एक दिन को 24 घंटे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये 4 हमारे आंसर आ गए। इसी तरीके से ये ही प्रश्न आपके भारत में बनेंगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप एग्जाम्पल नंबर 4 में देख पा रहे कि एक मानचित्र में 1000 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से दर्शाया गया है। यदि दो स्थानों के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? मतलब वही चीज़ें हैं। आपको किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर वाला लॉजिक यहाँ पर लगा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को एक मानचित्र दिखाया गया है, चाहे वो भारत का हो कहीं का भी हो। उसमें बोला गया है कि प्रत्येक 1000 किलोमीटर की दूरी को मैप में 2 सेंटीमीटर से मेंशन किया हुआ है। यदि दो स्थानों के बीच की दूरी, मान लो कोई भी 2 स्थान है और उसमें मानचित्र के अंदर यदि इसको 2.5 सेंटीमीटर दिखाया गया है तो एग्जैक्ट डिस्टेंस कितनी होगी? लाइक भूगोल वगैरह में आपको सेम एज इट इज़ दिखते हैं और इसी तरीके के पैरामीटर्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है इसकी, क्या आंसर होगा?
कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 1000 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ निकाल सकते हैं क्या कि 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा। जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर के बराबर, तो 1 सेंटीमीटर जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। 1000 से हम लोग 2 को डिवाइड कर देंगे, तो 1 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के बराबर है। तो 2.5 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा, तो आप चाहें तो इसमें 500 में 2.5 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 25 5 125 होते हैं, 2 0 लेकिन एक दशमलव भी है, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा हम लोगों के 1250 किलोमीटर के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर के, तो डायरेक्टली आप दिख लेना 1 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर के, है ना। तो 2.5 सेंटीमीटर कितने के इक्वल हो जाएगा, 2.5 इंटू 500। ये एक बार देखने से भी पता चल जाएगी चीज़ें, लेकिन आप इसमें पॉइंट का ध्यान रखेंगे कि पॉइंट दशमलव कहाँ पर लगानी, क्योंकि आंसर आपको यही दे रखा है 125 1250 12500 और 1,25,000, है ना। तो इसमें वो मिस्टेक ना हो जाए, इस चीज़ का बस ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, यदि 6 कटोरियों का मूल्य 90 रुपये है, ठीक है, क्या दिया हुआ है 6 कटोरियाँ हैं, इन 6 ही कटोरियों का मूल्य 90 रुपये है, तो आपको ये बताना है कि ऐसी 10 कटोरियों का मूल्य कितना होगा। ठीक है, ये 6 कटोरी हो गई, 90 रुपये हो गया, तो हम लोग यहाँ पर एक कटोरी का मूल्य निकाल सकते हैं 90/6 रुपये, और हमको बोला गया है कि 10 कटोरी का मूल्य निकालिए। आपको याद होगा स्कूल टाइम में हम लोग चूंकि, इसलिए, इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करते थे, तो ये बिल्कुल उसी टाइप के प्रश्न है। 90/6 इंटू 10 रुपये हो जाएगा। आप चाहें तो इसको कट कर लें, 6 से कितनी बार कट जाएगा, ये 15 बार, 15 5 75 15 6 90, है ना। तो ये 15 10 कितने हो जाएंगे 150। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि 10 कटोरियों का मूल्य कितना हो गया है 150 रुपये है। ठीक है, क्योंकि 6 कटोरी का 90 है, एक कटोरी का 15 रुपये, तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी देख सकते थे, एक कटोरी का 15 है तो 10 कटोरियों का 150 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग यहाँ पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मैरी जो है कार को 25 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 30 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो क्या दे रखा है, यदि गाड़ी के अंदर 25 लीटर का पेट्रोल है तो आप 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। यदि गाड़ी के अंदर 30 लीटर पेट्रोल होता तो डेफिनेट सी बात है कि आप 150 किलोमीटर से ज़्यादा ही ट्रेवल करते। तो ये आपके जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, ये दोनों रॉन्ग हो गए। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, जिसमें से हमें एक सिलेक्ट करना है, राइट। तो ये चूंकि इसलिए वाला प्रश्न है कि 25 लीटर में आप 150 चल सकते हैं, इसलिए 30 लीटर में आप चल पाएंगे 150/25 इंटू 30, 25 छंग 150 होते हैं और 3 छंग कितने होते हैं 180, 3 छंग 18 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की जा सकती है, 30 लीटर पेट्रोल यदि हमारे टैंक में भरा हुआ है तो हम लोग 180 किलोमीटर को यहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है ना। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 6 विद्यार्थियों के बीच में कितने कंप्यूटर हैं, 3 कंप्यूटर हैं। तो 24 विद्यार्थियों के बीच में कितने कंप्यूटर होंगे, ये 3 तो है ही सही, 6 के बीच में 6 को डिवाइड में लेकर आ जाएंगे तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये एक विद्यार्थी की हो गई। हम लोगों को कितने की निकालनी है, 24 की निकालनी है, तो उसको 24 से गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 और 4 तिया 12। तो 24 विद्यार्थियों के बीच में हम लोगों को 12 कंप्यूटर चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी की, हाँ 24 विद्यार्थियों के बीच में 12 कंप्यूटर तो होने ही चाहिए, है ना, ताकि हर एक विद्यार्थी एक कंप्यूटर के बीच में एक कंप्यूटर के बीच में 2 विद्यार्थियों का काम हो जाए। ओके, चलो अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख है। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का दे रखा है आपको 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पर आपके 2 प्रश्न हैं, जिसमें से आपसे पहले में पूछा गया है इन दोनों राज्यों में प्रति किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं और किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे कि क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद आप आंसर करेंगे 1 बाय 1 करके। देखो पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो चीज़ें दे रखी है ना वो लिख लेते हैं। राजस्थान की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 570 लाख है। और यदि हम लोग एरिया क्षेत्रफल की बात करें तो ये 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये अभी सिर्फ हमने राजस्थान की बात करी।
अब हम लोग यूपी की भी बात करेंगे। यूपी में जो सेम पॉपुलेशन जनसंख्या है वो 1660 लाख है, ठीक है। और कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर ये फैल रखी है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर निकालना है कि प्रति किलोमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 570 लाख जो जनसंख्या कितने क्षेत्र पर रह रही है, 3 लाख पर, तो प्रति किलोमीटर हम लोगों का यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा आपका 190 पर स्क्वायर किलोमीटर, राइट। पर स्क्वायर किलोमीटर पर 190 जनसंख्या यहाँ पर निवास कर रही हो। सेम एज इट इज आप 1660 के साथ यानी यूपी के साथ भी करेंगे। 2 8 16 2 3 6 यानी कि 830 पर किलोमीटर स्क्वायर जो है जनसंख्या यहाँ पर निवास कर रही है, पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो, ठीक है। तो अब पहला प्रश्न तो ये बन गया कि प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर कितने व्यक्ति रहते हैं। तो राजस्थान के अंदर प्रति स्क्वायर किलोमीटर पर 190 व्यक्ति रहते हैं, और यदि आप यूपी का पूछना चाहते हैं तो यूपी पर 830 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर पर निवास करते हैं। अब आपको ये बताना था सेकंड के अंदर, इसका आंसर आपका 190 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका 830, क्योंकि दोनों पूछा है ना। और किस राज्य में जनसंख्या कम घनी है, मतलब ज़्यादा एरिया है लेकिन जनसंख्या कम है, तो ये 190 कम होगा, क्योंकि 190 आपका बोल सकते हैं कम है किससे, 830 से, यानी कि यूपी से। तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, राजस्थान। किस राज्य की, तो राजस्थान राज्य की जनसंख्या कम डेंस है या फिर लेस पॉपुलेटेड, कम निवास करती है, कम घनी है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उससे पहले आप एक चीज़ को जान लें, प्रतिशतता कौन सी भाषा का शब्द है, ये पेडागोजी में आपका बन सकता है। प्रतिशतता लैटिन भाषा का शब्द परसेंटम से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है प्रति 100, ठीक है। प्रतिशतता परसेंटम जो है लैटिन भाषा का शब्द है, परसेंटम से लिया हुआ है, इसका मीनिंग होता है प्रति 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि 25% बच्चे जो है फुटबॉल को खेलते हैं। तो हमें ये बताना है कि इसमें से कितने बच्चे जो है फुटबॉल खेलते हैं, मतलब यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है और हमें इस वैल्यू को नंबर में निकालना है। तो 40 बच्चों का 25% फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ से हम लोग नंबर निकाल सकते हैं। 25 चौक कितना हो जाएगा, 100। तो फुटबॉल वाले की संख्या कितनी आ जाएगी, फुटबॉल वाले की संख्या आ जाएगी यहाँ पर 10। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था कि फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या निकालिए। अगर हमसे ये बता देता कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, उनकी संख्या निकालिए, तो हमें पता है टोटल कितने परसेंट होते हैं, किसी भी संख्या के 100% होते हैं। 100 में से अगर 25% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं तो 75% बच्चे क्या खेल रहे होंगे, दूसरे गेम को खेल रहे होंगे। तो ये फुटबॉल नहीं खेलने वाले या फिर दूसरे गेम खेलने वाले बच्चों की संख्या हो जाएगी। आप चाहें तो उसको 25 से काट लो, 25 या 75, 25 चौक 100, 4 से 40, 10 बार और 10 या कितने हो गए, 30 हो गए, ठीक है। और इसको यदि हम लोग कट करें 25 चौक 100 10, यानी कि फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 10 है, और दूसरे गेम खेलने वाले फुटबॉल नहीं खेलने वाले कितने हैं, 30 है। टोटल कितने हो गए ये बच्चे, 40 हो गए, जैसा कि हमको प्रश्न में दे रखा था। हमने इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें दिया हुआ है कि एक नगर के अंदर 30% जो है महिलाएं हैं, ठीक है। महिलाओं का परसेंट 30% है, 40% पुरुष है और बचे हुए बच्चे हैं। हमको पता है टोटल कितने होते हैं, 100% होते हैं। 30 हमको दे रखा है महिलाएं, माइनस मतलब महिलाएं, 40 प्लस दे रखा है यानी कि पुरुष। मतलब इसका एक इंडिकेटर होता है जब रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे होते हैं, है ना, ब्लड रिलेशन पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग महिलाओं को माइनस से और पुरुषों को प्लस से शो कर रहे होते हैं। तो ये कितने हो गए, 30 + 40 कितना हो गया, 70 हो गया। अब 100 में से यदि 70 घटाएंगे तो यानी कि बचे हुए 30% जो है वो क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। ये बच्चे हो गए। बच्चों का प्रतिशत कितना है, तो सिर्फ प्रतिशत की बात की गई थी, तो ये 30% बच्चों का है। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नंबर तो दे नहीं रखा है। लाइक 240 के 30%, 40%, तो हम लोग वहाँ से निकालते, डायरेक्टली आपको 100% में से ही निकालना पड़ेगा। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया जब 25% की छूट दी जा रही थी तब राहुल ने एक स्वेटर खरीदा था और 200 रुपये की सेविंग कर ली थी। तो आपको बताना है कि छूट से पहले स्वेटर का मूल्य क्या था। तो हम लोग यहाँ पर छूट हमेशा किसके ऊपर मिलती है, अंकित मूल्य के ऊपर मिलती है, या फिर हम लोग इसको MRP बोल सकते हैं। तो MRP यदि हम लोग 100x मान ले ताकि गुणा करने में आसानी हो, आप चाहें तो उसको x भी मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर यदि छूट दी जा रही है, डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, छूट कितने की दी जा रही है, 25% की, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से SP निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 100x इसका मूल्य था, इस पर 25 की छूट मिली, यानी कि 100 - 25/100 की छूट मिली,
तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 75x हो जाएगा, क्योंकि 100 से ये 100 आपका कट गया, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 75x आ गया। अब हमको बताना है कि छूट से पहले स्वेटर का मूल्य क्या था, और एक लाइन और दे रखी है कि उसने यहाँ पर टोटल सेविंग कितने की करी है, 200 रुपये की करी है। मतलब यदि अगर उसको छूट नहीं मिलती, यदि हम लोग बोले कि उसको छूट नहीं मिलती तो वो अंकित मूल्य पर ही खरीदता, जो कि उसको छूट मिल गई है तो उसने कितने रुपए यहाँ पर सेव कर लिए, 200 रुपये अपनी सेविंग कर ली। तो अंकित मूल्य कितना था, 100x हमने माना था। विक्रय मूल्य कितना निकाला, 75x निकाला। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 200 रुपये है, ठीक है। ऐसे डिफरेंस 25 का है और ऐसे दे रखा है 200 का, तो x की वैल्यू यहाँ से आ सकती है 8, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 8 200। अब जैसी भी वैल्यू आपको निकालने को बोला जाए आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। लाइक अंकित मूल्य बोला गया है, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 75 इंटू 8 यानी 8 5 40, 7 8 56 और 4 60, है ना। तो ये विक्रय मूल्य कितना हो गया, 600 रुपये हो गया। अंकित मूल्य कितना हो गया, 800 रुपये हो गया, ठीक है। तो जैसा भी आपसे पूछा जाता कि छूट से पहले स्वेटर का मूल्य, जब छूट नहीं दी गई थी तो स्वेटर आपका 800 रुपये का था, जब छूट दी गई तो स्वेटर आपका कितने का हो गया, 200 रुपये कम पड़ गए, यानी कि 600 रुपये का हो गया। अब बेसिकली यदि इसको देखना चाहे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, 100x से 25 का छूट मिला होगा तो कितना हो गया होगा, 75x हो गया होगा, क्योंकि 100 में से आप 25% ही होगा वो, है ना। तो 100 में से आपने क्या कर दिया, 25 को माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया, 75 आ गया। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 25 ही है, जो किसके बराबर है, 200 के। तो एक की वैल्यू 8 के बराबर आ गई, तो 100 की वैल्यू 800 के बराबर, और ये 25 इंटू 75 इंटू 8 हो जाएगा हमारा 600, है ना। तो जैसा भी आपसे प्रश्न पूछेगा ये डायरेक्ट मेथड हो जाती है आपकी। 100 में 25 का % की छूट 75 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 200 के बराबर है। तो आप चाहें तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग नहीं लिया, ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्या अब हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं क्या वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं किया होगा। सबसे पहले तो हम लोग परसेंटेज निकालेंगे कि कितने प्रतिशत ने भाग नहीं लिया, और साथ ही हम लोग उसका नंबर निकालेंगे कि कितने लोगों ने भाग नहीं लिया। तो जैसा प्रश्न में दिया हुआ है, चुनाव वाले प्रश्न है ये, 15,000 लोग थे, 60% ने भाग लिया, ठीक है। मतलब ये इन लोगों ने भाग लिया है, और भाग नहीं लेने वाले मतलब 15,000 का अगर 60% ने भाग लिया है, टोटल 100% होता है, 60% अगर पार्टिसिपेट कर चुके तो 40% वोट देने नहीं गए होंगे, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया, मतलब ये वाला प्रतिशत निकालना था, ठीक है। पहले नंबर में निकल जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गई, 150 इंटू 40 यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 6,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं किया। 6,000 ऑप्शन आपका एक तो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है और एक ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। अब हम लोग परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। क्या अब हम ये ज्ञात कर सकते हैं क्या कि वास्तव में कितने लोगों ने भाग नहीं लिया या फिर मतदान नहीं किया। तो हम लोगों को नंबर तो पता है 6,000 है, और टोटल लोग कितने थे, 15,000 है। तो 6,000 15,000 का कितना % है ये हम लोग निकाल लें तो हमारी वैल्यू निकालना आसान हो जाएगी, ठीक है। इसको आप कट कर लें, राइट, 2 0 ही लगेगी ना, इंटू 100 होगा, राइट। तो यहाँ पर आप इसको कट कर लें, 600 को 15 से तो क्या आ जाएगा, 15 चौक 60, यानी कि 40% मतदाता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि 40% मतदाता ने भाग नहीं लिया। और यदि आप नंबर पूछ रहे हैं तो 6,000 मतदाता ने यहाँ पर भाग नहीं लिया है। तो ये परसेंटेज में भी और साथ ही आपका वैल्यू में भी, जो नंबर में, इसमें भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक बार से और सॉल्व कर लेते यदि नहीं समझ में आए। देखो 15,000 है, 15,000 में से 60% ने भाग लिया है, 15,000 में से 40% ने भाग नहीं लिया है, मतलब 6,000 लोगों ने भाग नहीं लिया है। अब ये 6,000 टोटल का कितना % है जिन्होंने भाग नहीं लिया है, तो ये आपका 40% है जिन्होंने भाग नहीं लिया। आप यदि इस प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं तो डायरेक्टली आप एक लाइन में ही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ रहे। अगला प्रश्न ये बोल रहा है, मीरा अपने वेतन में से 4,000 रुपये बचाती है, ये उसकी क्या हो गई, सेविंग हो गई, जो कि उसके वेतन का 10% है। मतलब उसके वेतन का 10% कितना है, 4,000 है। तो यहाँ से उसका वेतन निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4,000 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, तो टोटल उसका वेतन कितना आ गया, 40,000 रुपये। और हमसे पूछा भी वही गया था, वेतन निकालिए, जो कि आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, राइट। इस प्रश्न को आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि आपको दिया हुआ था कि वेतन का 4,000 रुपये बचाती है और कितना % है उसके वेतन का, टोटल ये 10% है, तो ये 1/10 के बराबर होगा। 10 को आप इधर लेकर गए तो डायरेक्टली दिख जाएगा कि 40% जो है उसका इनकम हो गया।
सेविंग कितने की कर रही थी वो, 4,000 रुपये की। तो टोटल खर्च कितना किया होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता प्रश्न में कि खर्च बताइए, तो खर्च आपका 36,000 हो जाता। टोटल इनकम 40,000 है और सेविंग आपको ऑलरेडी दे रखी है प्रश्न के अंदर 4,000 रुपये। तो ये तीनों वैल्यू इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग यानी कि आय, व्यय और खर्च हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें ये दिया हुआ है कि स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र यानी एक सीज़न में 20 मैच खेले, है ना। किसी भी टीम के द्वारा 20 मैच यहाँ पर खेले गए हैं, इसमें से 25% जीतते हैं, मतलब 20 का 25% यहाँ पर जीता गया। तो आपको बताना है कि जो जीते गए मैच जो हैं उनकी संख्या क्या है। ये 25 से कट जाएगा 4 बार, ये 4 से 5 बार, तो ये हम लोग बोल सकते हैं टोटल यहाँ पर जो 5 मैच है इस टीम ने जीते हैं। ठीक है, 5 मैच जो है जीते गए हैं और जो हारे गए मैच है वो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 20 का केवल 25% ही जीता है, बाकी ये यहाँ पर हार चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से राशि का कंपैरिजन किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट करे। इससे पहले प्रीवियस सेशन जिसमें हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट किया था, उसमें एक डाउट आ रहा था कि किस तरीके से फेस कार्ड को निकाला जाता है। ठीक है, उस टाइम पर हम लोगों ने इनको चित्रों के माध्यम से नहीं समझा था, यानी कि कार्ड के माध्यम से नहीं समझा था। इसको आज हम लोग यहाँ पर कार्ड के माध्यम से समझ रहे हैं। अच्छे से देखिएगा इसे, है ना। यहाँ पर आपके लिए कार्ड अरेंज किए गए। आप सभी को पता है एक ताश की गड्डी के अंदर 52 ताश के पत्ते होते हैं, बाकी जोकर होते हैं। ठीक है, मेन जो कार्ड्स होते हैं वो टोटल 52 होते हैं। इसमें से आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक पत्तों को निकालना है ना। प्रत्येक पत्ते को समान रूप से निकाला जाता है। आपको ये प्रायिकता बतानी है कि लाल फेस कार्ड होने की संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि टोटल 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड में 4 अलग अलग कैटेगरी होती है। एक होता है काला पान, एक हम लोग जिसे चीड़ी के नाम से जानते हैं, काली चीड़ी के नाम से, है ना। एक हम लोग लाल पान के नाम से जानते हैं और एक हम लोग ईंट के नाम से जानते हैं, जिसे आप डायमंड भी बोल सकते हो। ये आपकी ईंट है, ये आपकी चीड़ी हो गई, ये आपका लाल पान हो गया और ये आपका काला पान हो गया, है ना। काला पान इसे हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अब आप देखिए कि हर एक कार्ड के, मतलब काला पान यदि हम लोगों ने बोला, है ना, काला पान हम लोगों ने बोला, तो इसके अंदर क्या होगा, फेस कार्ड क्या होते हैं, जिस पर फेस बने हुए रहते हैं। आप ऐसे समझ लो कि फेस बने हुए रहते हैं। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं, जे, क्यू, के, है ना। इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर आप इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, ये आपका जे, ये आपका क्यू और ये आपका के। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसके 3 फेस कार्ड होंगे, इसके 3 फेस कार्ड होंगे, इसके 3 फेस कार्ड होंगे और इसके 3 फेस कार्ड होंगे, यानी कि हर एक पत्ते के जे, क्यू, के होंगे। अब आपको बोला गया कि लाल फेस कार्ड, अब लाल कलर कहाँ पर आता है, लाल पान होता है और एक हमारा डायमंड होता है, मतलब हार्ट और डायमंड के अंदर लाल कलर होता है। तो टोटल लाल फेस कार्ड कितने बनेंगे, 3 आपके ये बन जाएंगे, 3 आपके ये बन जाएंगे। तो टोटल फेस कार्ड कितने बन गए, 3 + 3 6। ठीक है, निकालना क्या था, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। टोटल ताश के पत्ते कितने हैं, 52 हैं, उसमें से आपको 6 सिलेक्ट करना था। ये 2 से कट जाएगा, 2 × 6, 2 दूना 4, 2 छंग 12। तो यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 3/26। समझ में आया क्वेश्चन को कैसे किया। देखो वहाँ पर एग्जाम में आप करेंगे, आपको बिल्कुल बिना डायग्राम के अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर करना पड़ेगा। फिर आप इस तरीके से सोचिएगा, लाल कार्ड कितने होते हैं, टोटल 13, 13, 13 और 13, 4 सेट होते हैं, 13, 13, 13 और 13 के। इसमें से 26 पत्ते हमारे लाल पान के होते हैं और 26 पत्ते हमारे काले बोल सकते हैं, मतलब लाल पान और लाल डायमंड, है ना, और ये काला पान और ये काली चीड़ी के। ठीक है, अब फेस कार्ड कितने निकलेंगे, हर एक में 3 फेस कार्ड होते हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, यदि आपसे लाल बोला जाता तो 6/52 और यदि आपका काले का बोला जाता है तो काले में भी आपके 6/52 होते। यदि आप इसको कट करते हैं तो 3/26 हो जाएगा। अगर ये प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता कि प्रायिकता बताइए कि लाल फेस कार्ड नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप इसको क्या करते, 1 में से माइनस कर लेते, इसको फिर से कट कर लो, है ना। 26 में से 3 गए तो 23/26 जो एक लाल फेस कार्ड नहीं होने की प्रायिकता होगी। ठीक है, तो ये प्रायिकता वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई प्रोबेबिलिटी में डाउट है तो एक बार से बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें और सारे क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि हम लोग इसी तरीके से और सेशंस यहाँ पर ला पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।